अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। हम सारे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ ख़ास कंपाउंड्स पढ़ेंगे और कुछ ख़ास एलिमेंट्स के। सारे एलिमेंट्स के हम कंपाउंड पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम चंद एलिमेंट्स के चंद कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके बारे में क्या स्टडी करेंगे हम ये पढ़ेंगे उनकी प्रिपरेशन कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है और उनके यूजेस क्या है। ठीक है, तो आ जाएँ। सबसे पहले पी ब्लॉक का सबसे जो पहला एलिमेंट्स है वो है बोरॉन। बोरॉन को हम बेसिकली नॉन मेटल कंसीडर करते हैं। ज़्यादातर उसमें नॉन मेटलिक कैरेक्टर होते हैं, मेटलिक कैरेक्टर बिल्कुल कम होते हैं, इसलिए जनरली इसे नॉन मेटल की तरफ ज़्यादा काउंट किया जाता है। तो बोरॉन के बारे में, अब बोरॉन तो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, लेकिन आज के लेक्चर में हम बोरॉन के सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करेंगे। कौन कौन से वो दो कंपाउंड है बोरॉन के? एक है बोरिक एसिड और दूसरा है बोरेक्स और बोरिक एसिड। इन दो के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है किसके? बोरॉन के। ठीक है, तो आ जाए सबसे पहले बोरिक एसिड का फार्मूला। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है? H3BO3। ठीक है, इसी तरह आप इस बोरिक एसिड को ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन जो होते हैं ना, बेसिकली ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होते हैं, बोरॉन के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। तो आप इनको ना OH की फॉर्म में थे। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, ये बोरॉन के साथ है ना, ये OH होते हैं तीन हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट होते हैं OH की फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि हम बोरॉन के साथ 3 OH कनेक्ट है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH3। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए अगर क्वेश्चन, तो बात एक ही कि बोरिक एसिड। और इस बोरिक एसिड को ना हम ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? ऑर्थोबोरिक एसिड कहा जाता है। अब ऑर्थोबोरिक एसिड क्यों कहते हैं इसे? हम ऑर्थोबोरिक एसिड इसलिए कहते हैं, एक्चुअली ऑर्थो तब कहते हैं कि जब किसी एसिड से वाटर रिमूव होकर दूसरा एसिड बने, तो हम इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्थोबोरिक एसिड। ऐसी स्पीशीज जिससे वाटर रिमूव होकर अदर एसिड बन सके, हम ऐसे एसिड को ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं। तो हम इस बोरिक एसिड को अगर हम क्या करेंगे, इस बोरिक एसिड से अगर वाटर निकालेंगे तो एक दूसरा एसिड बनता है जिसे हम मेटाबोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए इसको ऑर्थोबोरिक एसिड। और ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में याद कभी पूछ ले तो यही फार्मूला है इसका, और ये सबसे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला आ गया। अब आ जाए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ऑर्थोबोरिक एसिड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के किस तरीके से आपस में कनेक्ट होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये ऑर्थोबोरिक एसिड, ये जो बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ना, बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे ये एक ऑर्थोबोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे बोरिक एसिड के साथ मिला हुआ है। तो अब मुझे आप बताएं कि ऑर्थोबोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कौन सी है? खुद बताएं कि ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू है। और आपने पढ़ा हुआ है कि एक साइड अगर हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड अगर ऑक्सीजन हो, तो वो जो उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम कह सकते हैं कि बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में मिलते जाते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से मिलते जाते हैं और मिलकर एक बड़ी लेयर बनाते, एक बड़ी शीट, एक बड़ी चेन बनाते। इस तरीके से ये बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर एक लेयर बन जाती है। इसी तरह फिर उसके नीचे एक और लेयर बन जाती है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड के मॉलिक्यूल ये ऐसे नहीं है, बल्कि आप इनको ऐसे मान ले कि ये ऐसे मिल के मॉलिक्यूल मिलके एक लेयर बन गए, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरीके से। तो लेयर की फॉर्म में ऑर्थोबोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं। ठीक है, तो ये लेयर का स्टाइल होता है। और आपको पता है कि ये जो लेयर्स होती है ना ऑर्थोबोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड की जो लेयर है, फर्स्ट लेयर है, ये इसके नीचे जिस तरीके से आप कॉपी के पेजेस जो होते हैं, एक पेज होता है, उसके नीचे दूसरा पेज, तीसरा पेज, ये पेजेस है ना, ये लेयर। तो बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी इस पेजेस की तरह
लेयर की फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट लेयर, फिर उसके नीचे सेकंड लेयर, फिर उसके नीचे थर्ड लेयर, तो लेयर्स के स्टाइल में मिले होते हैं आपस में। और इन बोरिक एसिड के लेयर्स के दरमियान में ना थोड़ा सा गैप होता है। कितना गैप होता है? 3.18 एंगस्ट्रॉम। तो इन लेयर्स के दरमियान में स्मॉलेस्ट बहुत ही छोटा सा गैप होता है, माइनस, जिसे हम 3.18 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, इतना सा गैप होता है। और आपको पता है कि ये जो लेयर्स होती हैं ना, इन लेयर्स के दरमियान में फोर्स भी होती है, तभी तो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। तो याद रखो कि बोरिक एसिड के अंदर जो लेयर्स होती है, उन लेयर्स के दरमियान में क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। कौन सी अट्रैक्शन होती है लेयर्स के दरमियान में? वीक वैन डर वाल्स फोर्स होती है। कौन सी? वीक वैन डर वाल्स। अगर आपसे पूछे बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन सी फोर्स है? दैट इज हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछे बोरिक एसिड के लेयर्स के दरमियान में, उनकी लेयर्स के दरमियान में कौन सी फोर्स है? तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स होती है। और ये बहुत ही वीक फोर्स होती है लेयर्स के दरमियान में, और इतनी ये वीक होती है कि अगर आप बोरिक एसिड को हम टच करते हैं ना, जैसे ही हम बोरिक एसिड को टच करते हैं तो बोरिक एसिड क्या करता है? बोरिक एसिड के जैसे टच करते हैं तो बोरिक एसिड के ये जो लेयर्स है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, मूव करना शुरू करती है। जैसे टच करें तो मूव करती है, और इस मूविंग की वजह से हमें ये जो बोरिक एसिड है ना, ये क्या फील होता है? स्लिपरी फील होता है, ग्रीसी फील होता है। तो इसकी स्लिपरी और ग्रीसी नेचर की वजह क्या है कि इनके लेयर्स के दरमियान में वीक फोर्स होती है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती रहती हैं। जैसे टच करें, मूव करें, उस मूविंग की वजह से हमें ये स्लिपरी और ग्रीसी फील होता है। याद रखें, ठीक है। और याद रखो, कोई भी ऐसा केमिकल जो लेयर्स का बना और उनकी लेयर्स के दरमियान में अगर क्या है, अगर वीक फोर्स है, तो आप उसे टच करेंगे वो आपको ग्लिसरी और मतलब के स्लिपरी फील होगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा कि ये जो बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो शेप कैसी कौन सी बनती है? हेक्सागोनल। देखिए हेक्सागोनल बनती है शेप, ये हेक्सागोनल है, ठीक है। अब इस हेक्सागोनल में कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन और 2 बोरान है, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 8 एटम है हेक्सागोन में, ठीक है। ये देखो 8 है, ठीक है। तो हेक्सागोन्स स्टाइल में मिले होते हैं। अगर आपसे पूछे बोरान के साथ जो 3 ऑक्सीजन है उनकी शेप क्या है? उनकी देखो ट्राइगोनल प्लेनर है। अगर ईच बोरान की, अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन निकाल के अगर बात करें तो बोरान की शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल होती है, ऐसे ट्राइगोनल, ठीक है। अगर हाइड्रोजन रिमूव करके खाली बोरेट की अगर पूछे तो, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर था बोरिक एसिड का, इस ध्यान में रख लेना है। अब आ जाए उसके बाद प्रिपरेशन। ये जो बोरिक एसिड है कैसे बनाते हैं? बोरिक एसिड के बनाने के 2 तरीके, वैसे तो बहुत सारे तरीके, हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड से फॉर प्रिपरेशन है बोरिक एसिड। एक है फ्रॉम बोरेक्स, पहला मेथड के हम बोरेक्स से बनाते हैं। बोरेक्स क्या है? ये सोडियम टेट्राबोरेट, इसको बोरेक्स कहा जाता है। इस बोरेक्स के साथ हम क्या मिलाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मींस इसके साथ सॉल्यूशन की फॉर्म है, वाटर भी होगा। वाटर वैसे बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैंने कुछ लिखा है ताकि वो रिएक्शन करेगा जो H2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की फॉर्म में हम क्या करेंगे? इस बोरेक्स के साथ मिलाएंगे। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करेगा? इसके साथ मिलेगा तो रिएक्शन होगी और क्या बनेगा? बोरिक एसिड बनेगा। और प्लस में क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा, बस सिंपली। तो सोडियम सल्फेट, बोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट, तो दोनों। बोरिक एसिड लेस सॉल्युबल होता है और सोडियम सल्फेट थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल होता है, इसलिए हम इनको फर्दर मजीद सेपरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रॉम बोरोन नाइट्राइड, बोरोन नाइट्राइड से भी हम बना सकते हैं। ये देखें, ये बोरोन नाइट्राइड है, ठीक है। इसके साथ क्या? वाटर ऐड करेंगे। जैसे ही बोरोन नाइट्राइड के साथ वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो OH है ना, ये OH3 कहाँ? ये बोरान के साथ मिलके क्या बनाएंगे? BOH होल ब्रैकेट 3। तो मैंने कहा कि जैसे ही आप वाटर ऐड करेंगे बोरोन नाइट्राइड के साथ, तो जो OH है वो बोरान के साथ मिल जाएंगे और बोरान के साथ मिलके BOH3, जिसे हम H3BO3 की फॉर्म में बोरिक एसिड बन गया। अदरवाइज यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर नाइट्रोजन बचा और यहाँ पर हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन फिर नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या ये अमोनिया गैस बना लेंगे। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि, और आपको पता है कि जब वाटर किसी के साथ ब्रेक होकर रिएक्शन करता है और 2 प्रोडक्ट बनाए तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। मीन्स व्हेन वाटर रिएक्ट ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ वाटर, जब भी वाटर ब्रेक होकर किसी के साथ रिएक्शन करे मिल जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है? हाइड्रोलाइसिस हो रही है। किसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही है? बोरोन नाइट्राइड की। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हेन बोरोन नाइट्राइड इज हाइड्रोलाइज्ड,
जब बोरॉन नाइट्रोड की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होता है, कौन सी प्रोडक्ट, बोरिक एसिड और प्लस में अमोनिया गैस रिलीज होती है। तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरॉन नाइट्राइड टू रिलीज टू गिव द विच गैस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, लाफिंग गैस, N2 नाइट्रस ऑक्साइड या NO2, तो इस तरीके से तो अमोनिया गैस रिलीज होती है। ठीक है, चलिए अब आ जाए प्रॉपर्टीज। बोरिक एसिड कैसा होता है, नंबर 1 इट इज अ सॉफ्ट, ये सॉफ्ट नेचर का होता है बहुत। ठीक है, इसमें वीक फोर्स की वजह से ना ये सॉफ्ट होता है। अच्छा, और सिल्की होता है, इसके अंदर चमक होती है। ठीक है, और व्हाइट क्रिस्टल्स, ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स है, चीनी की तरह व्हाइट कलर के क्रिस्टल, चीनी की तरह। ठीक है, आपने देखा है ये बोरिक एसिड कहाँ होता है, ये कैरम बोर्ड होता है ना, जो डब्बू होता है कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, इसके ऊपर जो पाउडर डाला जाता है ना, ये व्हाइट कलर का, ये बोरिक एसिड होता है। क्या होता है ये बोरिक एसिड होता है। कैरम बोर्ड के जो आपके ऊपर ये पाउडर डालते हैं व्हाइट कलर का, कितना स्लिपरी होता है, स्लिपरी भी होता है, शाइनिंग होती है उसके अंदर, काफी लस्टर होती है। तो ये क्या है, ये बोरिक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा, इसको क्यों यूज करते हैं, ड्यू टू इसकी वजह से, क्या है, ये स्लिपरी की वजह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, अगर आप इसको ठंडे पानी में ऐड करेंगे तो बहुत कम डिजोल्व होगा, कोल्ड वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, वेरी लेस सॉल्युबल। ठीक है, इस तरीके से मींस स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब कि स्लाइटली सॉल्युबल होता है इन कोल्ड वाटर, वेयर इज इन हॉट वाटर इज रीडली सॉल्युबल, अगर हम इसको गर्म पानी में ऐड करेंगे तो ये ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा सॉल्युबल कब होगा, हॉट वाटर में, और इस कोल्ड वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, इस ध्यान में रख लो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इट इज ग्रीसी इन फील, अगर इसको टच करते हैं ये ग्रीसी फील होता है। ये ग्रीसी फील क्यों होता है, ड्यू टू ग्लाइडिंग और ग्लाइडिंग या मूविंग ऑफ लेयर्स या शीट्स ओवर वन अनदर। तो आप इसको अगर टच करते तो ये ग्रीसी इसलिए होता है कि इनके दरमियान में ये क्या होता है, वीक फोर्स होती है। तो ये लेयर्स के स्टाइल में एक लेयर दूसरी लेयर, तो जैसे आप इनको टच करेंगे तो मैंने कहा ना ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर मूव करती है, तो ग्लाइड करती रहती है, इस मूविंग की वजह से ये हमें स्लिपरी फील होता है। तो ग्रीसी फील होता है मूविंग ऑफ द लेयर्स की वजह से, एक दूसरे के ऊपर लेयर मूव करती है जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट खास पॉइंट क्या है बोरिक एसिड की, इट इज अ वेरी वीक एसिड, ये बहुत ही वीक एसिड है क्योंकि ये बहुत ही कम आयोनाइज होता है, ये बहुत ही स्पेरिंगली आयोनाइज होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मींस आयोनाइजेशन भी कम होगी। तो याद रखो कि इट इज अ वेरी वीक एसिड, कभी अगर आपसे पूछे तो वेरी वीक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो एसिड तो है लेकिन ये लोरे और ब्रोंस्टेड के हिसाब से एक्ट नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू आपने पढ़ा होगा कि एसिड बेस की थ्योरीज आपने पढ़ी होगी, अरेनियस थ्योरीज होती है, लोरे और ब्रोंस्टेड थ्योरीज होती है, लेविस थ्योरी, हर थ्योरी का एक अपना अपना स्टाइल है किसी एसिड और बेसिस के बारे में बताने का। ठीक है, लेकिन सारी थ्योरीज सही है, लेकिन कुछ थ्योरीज कुछ एसिड बेस को पहचानने के लिए और कुछ थ्योरीज कुछ एसिड बेस को पहचानने के लिए होती है। अरेनियस के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको अगर पानी में ऐड करो वो H+ अगर आयोनाइज होकर H+ आयन प्रोड्यूस करता है, एसिड है, अगर OH आयन प्रोड्यूस करेगा तो बेस है। फिर आपने लोरे और ब्रोंस्टेड की थ्योरी पढ़ी होगी। अकॉर्डिंग टू द लोरे और ब्रोंस्टेड के मुताबिक जब भी कोई स्पेशीज, जब भी कोई कंपाउंड H+ डोनेट करेगा किसी को, जब कोई H+ देगा तो वो एसिड है, और जो H+ लेने वाला होगा वो क्या होता है, वो बेस होता है। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि अब ये बोरिक एसिड है ना, बोरिक एसिड के पास कितने H है, 3 H है। ये याद रखो कि बोरिक एसिड अपना H नहीं देता, HCl अपना H देता है। सल्फ्यूरिक एसिड जब भी रिएक्शन करता है तो अपना H+ देता है, लेकिन याद रखो ये कि ये H+ डोनेट नहीं करेगा। इसको पानी में ऐड करो तो ये H+ नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करो तो देता है, ठीक है, HCl को ऐड करो तो वो H+ वाटर को देगा, ये ज़हन में रख लो। और जो H+ डोनेट करते हैं हम उनको लोरे और ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड कहते हैं, हम उनको लोरे और ब्रोंस्टेड एसिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोरिक एसिड में H है, लेकिन बोरिक एसिड अपना H है, सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरिक एसिड की तरह डोनेट नहीं करता, ये ज़हन में रख लेना। ठीक है, तो याद रखो कि बोरिक एसिड डज नॉट एक्ट एज ए लोरे ब्रोंस्टेड की तरह नहीं करेगा एक्ट, लेकिन ये किसकी तरह एक्ट करता है, लेविस की तरह। तो लेविस के हिसाब से एक्ट करता है, और लेविस के हिसाब से एसिड किसे कहते हैं, लेविस के हिसाब से हम उससे एसिड कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट करती है हम उसे स्पीशीज को एसिड करते हैं। कौन सा एसिड, लेविस एसिड। अकॉर्डिंग टू द लेविस के हिसाब से हम उसे लेविस एसिड। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर मैंने कहा है ना ये बोरिक एसिड है। अगर आप इस बोरिक एसिड को ये याद रखो कि जैसे ही अगर आप इस बोरिक एसिड को किसमें, वाटर में ऐड करेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं कि जैसे ही ये बोरिक एसिड होता है ना, ये अगर मैं यहां लिख दूं ये B और इसके साथ 3 OH है, ठीक है, ये इस तरीके से। जैसे ही अब इसके किसके अंदर, वाटर के अंदर आप ऐड करेंगे,
तो ये अपना H नहीं देगा, ये क्या करेगा, H देने की बजाय क्या करेगा, ये वाटर है ना, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, आपको पता है वाटर के अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं, तो ये OH, बल्कि क्या होगा, H की बजाय देने की क्या करेगा, ये बोरिक एसिड का जो बोरान होता है ना, ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर से लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, मतलब OH की फॉर्म में। तो जैसे ही ये OH इस बोरान के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा तो फिर ये OH क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को निकाल देगा यहाँ से H+ की फॉर्म। तो बेसिकली क्या हुआ कि बोरिक एसिड अपना H नहीं डोनेट कर रहा, बोरिक एसिड अपना H+ नहीं बल्कि किसका, वाटर का H+ को अलग कर रहा है। कैसे अलग कर रहा है, उसका OH ले रहा है, OH इस बोरान के साथ कनेक्ट हो जाएगा, अपने कितने OH है, 3 अपने OH है और एक यहाँ से वाटर से OH डोनेट होगा तो 4 OH हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही OH वाटर का इसके पास जाएगा तो फिर H+ वाटर का अलग हो जाएगा। तो ये जो H+ है ये बोरिक एसिड का नहीं, ये बल्कि वाटर का है। तो याद रखो बोरिक एसिड H+ अपना नहीं देता बल्कि वाटर के H+ को अलग करता है, उससे OH लेकर और H+। और ऐसी स्पीशीज जो OH ले या लॉन पेयर एक्सेप्ट करती है हम उसे लेविस एसिड कहते हैं। तो बोरिक एसिड एक्टर लेविस एसिड की तरह काम करता है, ये H+ नहीं देता अपना बल्कि ये लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है OH से, ये OH के साथ मिलता है, इसलिए हम इसे लेविस एसिड कहेंगे। तो मैंने लिखा है ये एक्ट एज ए लेविस एसिड की तरह, मींस इट एक्सेप्ट द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर, वाटर से ये लॉन पेयर लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, इसलिए हम इसको लेविस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये बोरिक एसिड है। अच्छा क्यों लेता है, एक्चुअली क्या है ना, बोरान जो होता है ना, बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से तो बोरान के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है फॉर कंप्लीशन द ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए ही तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट ना कंप्लीट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है और लेविस एसिड की तरह काम करता है। अब हमने कहा जब 4 OH हो जाएंगे, 4 बॉन्ड बना लेगा ना, तो फिर इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए ये OH एक्सेप्ट करता है, ये ज़हन में रखना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही क्या होगा कि ये बोरिक एसिड वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर का जो OH है वो आके इस बोरान के साथ 3 अपने और एक इधर इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए से ये OH इस बोरान के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये माइनस की फॉर्म में जाएगा उसके, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा बोरान के साथ, तो अब बोरान के साथ कितने, 4 OH हो गए, टेट्रा हाइड्रोक्सो बोरान हो जाएंगे, 4 OH हो जाएंगे। अच्छा, और हाइड्रोजन ये अलग हो जाएगा H+ की फॉर्म में। तो ये H+ है, बोरिक एसिड का नहीं, ये वाटर का है, ठीक है। तो वाटर के H+ को अलग करता है। अब आगे चलें, उसके बाद आ जाए ये जो बोरिक एसिड है ना, इस बोरिक एसिड को अगर आप हीट करेंगे, अगर आप इसे हीट करेंगे तो इससे बहुत सारी और प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन अलग अलग हीट करने पे अलग अलग प्रोडक्ट्स से बोरिक एसिड से हम ऑब्टेन करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनती है। मैंने लिखा है बोरिक एसिड ऑन हीटिंग फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बोरिक एसिड को अगर आप अलग अलग हीट देंगे तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेगी। जैसे यहाँ पर ये बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड को अगर अराउंड 100 सेंटीग्रेड, अब 100 सेंटीग्रेड अगर आप बोरिक एसिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में यहाँ से निकल जाए, माइनस मीन्स निकल रहे। तो अगर आप 100 सेंटीग्रेड आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इससे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, अदरवाइज 1 हाइड्रोजन 1 बोरान 2 ऑक्सीजन बचेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, HbO2, ये प्रोडक्ट बनेगी। और इस प्रोडक्ट HbO2, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मेटाबोरिक एसिड कहते हैं इसको, मेटाबोरिक एसिड इसे कहा जाता है, ये जहन में रख लेना, ठीक है। और मेटाबोरिक एसिड इसे क्यों कहते हैं, मेटाबोरिक एसिड इसलिए कहा जाता है कि ये किसका मेटाबोरिक एसिड है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा एसिड जो किसी दूसरे एसिड से वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये रिमूव होकर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में रिमूव होकर अगर कोई प्रोडक्ट बन रही है तो फिर वो मेटा कहलाएगी। तो मेटाबोरिक एसिड क्या के, इसको मेटा, क्योंकि ये ऑर्थोबोरिक एसिड से वाटर रिमूव होकर बनी, इसलिए मेटा। हमने कहा कि जो बन रही है वाटर रिमूव होकर हम उसे मेटाबोरिक एसिड कहेंगे, उसका जहां से बन रही है, और जो वाटर रिमूव होकर बना रहा है हम उसे ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड है और ये HbO2 क्या है, मेटाबोरिक एसिड कहला, ठीक है। हमने कहा ये 100 सेंटीग्रेड पे मेटाबोरिक, ये फार्मूला भी आपको ज़हन में है। अगर हमने कहा कि 140 सेंटीग्रेड, अगर हम 100 से ज़्यादा टेम्परेचर हीट करें, अगर 100 से ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे, अगर आप हीट ज़्यादा करेंगे, 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे ज़्यादा, तो फिर ये आपके जो मेटाबोरिक एसिड है ना, ये मेटाबोरिक एसिड के मॉलिक्यूल मजीद मिलना शुरू हो जाएंगे।
जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर आपका जो मेटाबोरिक एसिड है ये मजीद क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2B4O7 पायरोबोरिक एसिड में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही अगर आप 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो ऐसे मेटाबोरिक एसिड के 4 मॉलिक्यूल, कितने, 4 मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे। जैसे ही 4 मेटाबोरिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे 140 सेंटीग्रेड, तो इनके मिलने से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन है, 4 बोरान है और 8 ऑक्सीजन है। तो जैसे ही हम 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो क्या होगा, 4 बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। जैसे ही 4 मिलेंगे तो 4 में से क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और अदरवाइज बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा होगा वो आपस में मिलके एक और प्रोडक्ट बनाएंगे, एक और एसिड बनाएंगे, जिसका क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चला गया वाटर की फॉर्म में, बाकी 2 हाइड्रोजन बच गए और बोरान 4 के 4 ही और ऑक्सीजन 1 चला गया, तो बाकी कितने बच गए, 7। तो ये बन गए H2B4O7, ये प्रोडक्ट बने। और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं पायरोबोरिक एसिड। क्या कहते हैं, पायरोबोरिक एसिड। इसका दूसरा नाम टेट्राबोरिक एसिड भी इसे कहा जाता है। कभी पायरोबोरिक या टेट्राबोरिक का पूछे तो ये H2B4O7। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर और मजीद रखें, अगर टेम्परेचर और हाई कर दें, कितना, 240 सेंटीग्रेड से अब, तो ये 240 सेंटीग्रेड तक पायरोबोरिक स्टेबल होता है। लेकिन अगर आप 240 सेंटीग्रेड से ज्यादा हीट करेंगे, अगर आप 240 सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपका पायरोबोरिक एसिड है ये मजीद वाटर निकालेगा और दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हाई टेम्परेचर। जैसे ही अगर 240 से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो पायरोबोरिक एसिड है ना, इससे क्या होगा कि ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर की फॉर्म में मजीद निकल जाएगा H2O की फॉर्म में, और अदरवाइज 4 बोरान और 6 ऑक्सीजन बचेंगे बस। और जैसे ही 4 बोरान और 6 ऑक्सीजन बचेंगे तो फिर क्या होगा, वो 4 बोरान 6 ऑक्सीजन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, एक बना लेंगे कैसे, B2O3, ऐसे 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल, और इसे हम क्या कहते हैं, B2O3 को बोरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, बोरिक ऑक्साइड कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ये ज़हन में रख लेना, ठीक है, बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड। तो पूछा जाता है B2O3 किसका बोरिक एनहाइड्राइड है, ये बोरिक एनहाइड्राइड ऑफ किसका, बोरिक एसिड का, ठीक है। तो मतलब ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बोरिक एनहाइड्राइड का फार्मूला। और एनहाइड्राइड कब कहते हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो वाटर रिमूव होकर बने और मजीद वाटर ना निकाल सके, हम ऐसी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, हम ऐसी प्रोडक्ट को बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड कभी पूछे तो B2O3 होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये थी क्या, ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं यूजेस, ये इस्तेमाल कहाँ करते हैं बोरिक एसिड। मैंने लिखा यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक इन मेडिसिन। ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है मेडिसिन। एंटीसेप्टिक्स के बारे में आपको पता है, ऐसी मेडिसिन, ऐसा केमिकल जो जर्म्स के लिए मारने के लिए इस्तेमाल किया जाए हमसे, तो मेडिसिन के अंदर हम क्या करते हैं, ये ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होता है, जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है, तो इसलिए हम इसको मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, ये जो मिल्क होता है ये खराब हो जाता है जर्म्स की वजह से। अगर आप इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसमें बोरिक एसिड ऐड करके रखेंगे पाउच की फॉर्म में, अगर आप इसमें बोरिक एसिड ऐड करके रखें तो क्या होगा, फिर ये आपका मिल्क खराब नहीं होगा। ये क्या करेगा, ये मिल्क की प्रिजर्वेशन करेगा, उसको खराब होने से बचाता है, क्योंकि ये जर्म्स को मेंटेन करता है, जर्म्स को किल कर देता है, मारता है, ठीक है। तो अगर मिल्क के अंदर बोरिक एसिड होगा तो फिर जर्म्स जो है वो मिल्क पर अटैक नहीं करेंगे और इस तरीके से मिल्क खराब नहीं होगा। नेक्स्ट, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ गिलास, हम इस बोरिक एसिड से गिलास भी बनाते हैं, ये जो शीशे वगैरह होते हैं गिलास वो भी बनाते हैं, और पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन भी बनाते हैं। तो याद रखो कि हम क्या करते हैं, हम बोरिक एसिड के गिलास भी तैयार करते हैं, उसके साथ भी मिक्सर, और पोट्री मिट्टी के बर्तन। जब गिलास और मिट्टी के बर्तन के साथ हम बोरिक एसिड क्यों मिलाते हैं, इसलिए मिलाते हैं टू गिव द शाइनिंग एंड स्मूथी सरफेस। एक्चुअली बोरिक एसिड जब आप गिलास और मिट्टी के बर्तन के साथ मिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी के बर्तन होंगे उसमें शाइनिंग भी आएगी, क्योंकि ये वाइट कलर का सिल्की होता है, और साथ साथ में क्या होगा, उनका जो सरफेस होगा मिट्टी के बर्तन का वो स्मूथ हो जाता है। तो ये शाइनिंग और स्मूथिंग प्रोड्यूस करता है किसके, पोट्री और ग्लासेस के अंदर, इसलिए हम उसके साथ ऐड करते हैं। नेक्स्ट, यूज इन आई वॉश।
आई वॉश, आपको पता है कभी कभी आंखें खराब हो जाती हैं जर्म्स की वजह से, तो आप बोरिक एसिड का सोल्यूशन बना के ना आप आंखों में लगा सकते हैं, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, जर्म्स को किल करता है, तो आपकी आंखों का जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करता है, बेसिकली उसकी पीएच को मेंटेन करता है। जैसे पीएच मेंटेन हो जाएगी तो जर्म्स किल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये एनवायरनमेंट को मेंटेन करके जर्म्स को क्या करता है, किल करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसी तरह यूज इन आई वॉश, तो हम इसका सोल्यूशन आई वॉश में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अगर आंखें, लेकिन इसके कुछ साइड है, लेकिन वेरी डाइल्यूट, याद रखो बोरिक एसिड वेरी डाइल्यूट, बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन की फॉर्म में हम इस्तेमाल करेंगे आंखों, लेकिन इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर आप ये अपनी आंखों पे लगाएंगे जर्म्स तो मर जाएंगे, लेकिन साथ साथ में क्या होगा, आपकी आंखों के अंदर इरिटेशन होगी और आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, और इस तरीके से आपकी आंखें जो स्किन थोड़ा बहुत जलना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है, ये इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बोरिक एसिड लग गया तो आपकी स्किन बर्न होगी और इरिटेट हो जाएगी, ठीक है। और साथ साथ में इसको आप इंजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इसको बॉडी के अंदर लेंगे तो क्या होगा, ये पॉइजनस होता है बहुत, लेकिन ये सिर्फ हम बाहर के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो भी वेरी डाइल्यूट की फॉर्म में। अगर कंसंट्रेट की फॉर्म में लेंगे तो फिर नुकसान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई वॉश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आंखें जो खराब हो जाती हैं मतलब जर्म्स की वजह से, तो ये उनको बिल्कुल सही करता है। लेकिन इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं, आंखें जलना शुरू हो जाती है, लाल कलर की हो जाती हैं, तो इस तरीके से, ठीक है, डाइल्यूट की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है वो कौन सा केमिकल है जिसका सोल्यूशन हम आई वॉश के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ बोरिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। बस अब आ जाए नेक्स्ट, अब बोरान का दूसरा कंपाउंड है बोरेक्स। ये बोरेक्स का फार्मूला है आपके सामने, Na2B4O7 और 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। हम इसे केमिकली क्या कहते हैं, हम इसे केमिकली ना सोडियम टेट्राबोरेट और डीकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट और 10 वाटर के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, डीकाहाइड्रेट। तो ये उसका केमिकल नेम है सोडियम। कभी कभी अगर आपसे पूछ ले कि सोडियम टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेट किस केमिकल को कहा जाता है, दैट्स अ बोरेक्स को कहा जाता है, ये उसका फार्मूला है। और मैंने लिखा है कि बोरेक्स इट इज आल्सो कॉल्ड, हम इसे टिंकल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टिंकल और सुहागा भी कहते हैं। तो टिंकल और सुहागा भी इसके काम, ये जो सुहागा है ना, ये रोमन लैंग्वेज का लफ्ज है, ठीक है। हाँ, तो ये बोरेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और टिंकल वगैरह भी ये दूसरी लैंग्वेज के लफ्ज है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बोरेक्स है ना, ये हमें ना जो लेक होती है ना, लेक का जो अपर हिस्सा होता है, माउंटेन, जैसे लेक के ऊपर माउंटेन होता है और उस माउंटेन के जैसे माउंटेन के साथ बर्फ जमी हुई होती है, तो ये बोरेक्स नेचुरली ना हमें ऐसे ही होता है, तो माउंटेन के साथ जमा हुआ होता है, फिर वहां से ये तोड़कर इसके पाउडर की फॉर्म में इसको ले आते हैं, फिर इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा ये बोरेक्स का इस्तेमाल है, ये टाइल वगैरह लगाते ना, तो टाइल के ऊपर पाउडर नहीं डालते व्हाइट कलर का, सरफेस शाइनिंग के लिए, चमक के लिए, तो वो पाउडर क्या होता है, बेसिकली वो इस बोरेक्स का होता है, जी में रख लें, ठीक है। अच्छा, इनको हम टिंकल और सुहागा भी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि किस केमिकल को टिंकल कहा जाता है, तो बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आ जाए अब बोरेक्स बनाते कैसे हैं, तो बोरेक्स के बनाने के बेसिकली ये दो चीज़ों से बनाए जाते हैं ज़्यादातर, वैसे तो मेथड्स और भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही इसके प्रिपरेशन के मेथड। एक नंबर 1, सबसे पहले आ जाए बोरिक एसिड, नंबर 1 के बोरिक एसिड से बनाते हैं बोरिक एसिड आपके सामने H3BO3 है बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड से भी ना दो तरीकों से बनाते हैं हम बोरेक्स। एक तो ये कि बोरिक एसिड के साथ हम, एक बात बताओ, जब आप बोरिक एसिड बना रहे थे बोरेक्स से, तो आप क्या ऐड कर रहे थे, जैसे ही आप बोरिक एसिड बना रहे थे बोरेक्स से, तो आप एसिड यूज कर रहे थे, एसिड मिलाते हैं बोरेक्स के साथ तो बोरिक एसिड बन जाता है। तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर आप क्या रिवर्स कर रहे हैं कि अगर आप बोरिक एसिड से वापस बोरेक्स बनाना चाहें तो कॉमन सेंस की बात है, हम क्या यूज करेंगे, बेस। अगर बोरेक्स के साथ एसिड मिलाओ तो बोरिक एसिड, अगर इसी बोरिक एसिड से वापस बोरेक्स बनाओ तो आप क्या, बेस ऐड कर। तो मैंने लिखा बोरिक एसिड के साथ अगर आप बेस यूज करेंगे, कौन सा, अल्कली बेस, कौन सा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही बोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बोरेक्स बन जाएगा और प्लस में वाटर। इस बोरिक एसिड से अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास अगर सोडियम कार्बोनेट है तो भी काम चल जाएगा, तो भी बोरिक एसिड बन जाएगा। तो इसका मतलब है बोरिक एसिड से हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि अगर हम बोरिक एसिड के साथ क्या, सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम सोडा ऐश कहते हैं, और उसको ऊपर वाले को कास्टिक सोडा कहते हैं, जैसे ही बोरिक एसिड के साथ सोडा ऐश मींस सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे जैसे, तो इनके अंदर में रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, बोरेक्स बनेगा और प्लस में वाटर। और गैस कौन सी रिलीज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप सोडियम कार्बोनेट को बोरिक एसिड के साथ मिलाएं तो बोरेक्स तो बन जाएगा, लेकिन साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी, इसे में रखें, ठीक है। इसी तरह दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम कोलिमनाइट, हम कोलिमनाइट से बनाते हैं। ये कोलिमनाइट का फार्मूला है, कैल्शियम हेक्साबोरेट या कैल्शियम बोरेट भी जनरली कहा जाता है, कैल्शियम हेक्साबोरेट और
हेक्साहाइड्रेट, तो ये पूरा है हाइड्रस फॉर्म में, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो इस कोलमनाइड से कभी कभी कोलमनाइड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो ये आपसे, तो कोलमनाइड के में से कैसे बनाते, तो ये कोलमनाइड के साथ क्या मिलाएंगे, सिंपली सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन, जैसे ही क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन किसके साथ, कोलमनाइड के साथ मिक्स करके हीट करेंगे, इतनी हीट करो ताकि दोनों बॉयल हो, जैसे ही बॉयल होंगे तो सोडियम कार्बोनेट इस कोलमनाइड के साथ मिल जाएगा रिएक्शन और क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही बनेगा वो इनसॉल्युबल होता है प्रेसिपिटेट के, और बोरेक्स बन जाएगा सोडियम टेट्राबोरेट, और प्लस में सोडियम मेटाबोरेट भी बनेगा, NaBO2, याद रखना, ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट। तो ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, आपका बोरेक्स भी बन गया, साथ में और प्रोडक्ट बन गए। तो हम इस तरीके से कोलमनाइड से भी सोडियम कार्बोनेट ऐड करके हम बोरेक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके थे, ठीक है, सिंपली। तो बोरिक एसिड से बोरेक्स बनाएंगे और दूसरा कोलमनाइड से, ठीक है। अब आ जाए बोरेक्स की प्रॉपर्टीज। बोरेक्स कैसा होता है, इट इज व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का, और सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्युबल। मैंने कहा ना ये व्हाइट कलर क्रिस्टल सॉलिड होता है और ये सॉल्युबल इन वाटर है, ये पानी में ज्यादा डिसॉल्व होता है एज अ कंपेयर्ड किसके, आपसे अगर पूछ ले कि बोरिक एसिड जो है तो वाटर में वो कम स्पेरिंगली सॉल्युबल क्यों है, एक्चुअली इसलिए कि बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ठीक, हॉट वाटर में ज़्यादा और कोल्ड वाटर में। यहाँ पर ये ना बोरेक्स से ज़्यादा है, याद रखो बोरेक्स, मैंने कहा ना इट्स अ मोर सॉल्युबल एज अ कंपेयर टू बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के मुकाबले में बोरेक्स ज़्यादा सॉल्युबल होता है इन वाटर, ठीक। अच्छा, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज अल्कलाइन, तो इसकी एक्वस सोल्यूशन मतलब अगर आप बोरेक्स को अगर वाटर के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर के साथ ये रिएक्शन कर लेगा और क्या होगा, बोरेक्स एक सॉल्ट है, बोरिक एसिड एक एसिड है, ये सॉल्ट है ये एसिड है, और बोरेक्स को मैंने कहा ना अगर वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूशन जो बनेगा, जैसे ही बोरेक्स को आप वाटर में ऐड करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और दूसरा बनेगा बोरिक एसिड जो कि वीक एसिड है। और अब आपको पता है जैसे ही बोरेक्स को वाटर में डालेंगे तो ये दो प्रोडक्ट बनती है, एक एसिड और एक बेस, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग होता है और एसिड वीक होता है। तो मुझे बताओ सोल्यूशन में ये भी होगा ये भी होगा, तो स्ट्रॉन्ग होने बेस, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे, उसकी खासियतें थोड़ी ज्यादा होंगी, तो इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ वाटर हाइड्रोलाइसिस का मींस वाटर ऐड होगा तो ये दो प्रोडक्ट बनती है, क्लियर हो गया बात, एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक। तो अब मुझे बताओ कि बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा तो फिर सोल्यूशन भी क्या होगा, बेसिक अल्कली नेचर का होगा, अल्कलाइन या बेसिक होगा। तो मैंने लिखा है इट्स एक्वस सोल्यूशन, पूछा जाता है बोरेक्स का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, अल्कलाइन बेसिक होता है। क्यों बेसिक होता है, क्योंकि वाटर में ऐड करते हैं बोरेक्स क्या हो तो स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एसिड वीक बनता है, तो जो स्ट्रॉन्ग बनेगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसलिए कि सोल्यूशन भी क्या होता है, बेसिक और अल्कलाइन होता है, ठीक है। यूज कहां करते हैं इसके, यूज बोरेक्स के यूज इन टाइल्स, ये जो टाइल के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, और पोट्री ग्लासेस शाइनिंग के लिए, ग्लासेस मीन शाइनिंग टू गिव द शाइनी सरफेस, तो हम इसको टाइल और मिट्टी के बर्तन के साथ ऐड किए जाते हैं शाइनिंग की वजह से, ठीक है। अच्छा, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल, ये जो चश्मे के जो शीशे वगैरह होते हैं इनको बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये स्पेशल ग्लास होते हैं, लोकल नहीं होते, इनमें भी बोरेक्स इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बोरोसिलिकेट्स के बने होते हैं बहुत ही। तो मैंने लिखा यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल। और हार्ड ग्लास जो होते हैं ना, हार्ड ग्लास कौन से होते हैं सर, ये जो लेबोरेटरी एपैरेटस होते हैं, लैब के अंदर जो एपैरेटस ना, बीकर, फैनिल, मतलब कि ये बीकर्स होते हैं, और इसके अलावा फ्लास्क होती है, ये क्या है, ये इनका जो शीशा होता है ना, ये जो लैब के अंदर जो एपैरेटस होते हैं इनका जो ये शीशा होता है वो ग्लास, वो हार्ड ग्लास कहलाता है। और इन हार्ड ग्लास कौन कौन से, पायरेक्स और जीना, ये पायरेक्स और जीना ये क्या है, बेसिकली आई थिंक ये दो कंट्रीज है जहां पर ये बनाए जाते हैं हार्ड ग्लास, इसलिए हम इनको पायरेक्स और जीना ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वहां से आते हैं। अच्छा, एक और बात, ये ना इनसे हम लेबोरेटरी एपैरेटस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बोरोसिलिकेट के बने होते हैं। मैंने आपने पढ़ा होगा शायद इंडस्ट्रियल में हम पढ़ाते हैं ग्लास, तो एक होते हैं हार्ड ग्लास, ये जो लेबोरेटरी एपैरेटस होते हैं ना, ये बोरोसिलिकेट्स के बने होते हैं, इनमें बोरान होता है। और बोरान कहाँ से आता है, आप बोरेक्स से ले सकते हैं कि बोरेक्स ऐड करवाते हैं, तो हम बोरेक्स में से बोरान हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसके साथ, ग्लास के साथ, जैसे बोरोसिलिकेट बन जाता है वो, तो वो बोरान जो होता है वो बोरान वाला हिस्सा हम बोरेक्स से ऐड करवाते हैं। और इस तरीके से पायरेक्स और जीना ये दोनों हार्ड ग्लास है, और ये लेबोरेटरी एपैरेटस में से बात, और ये हीट प्रूफ होते हैं, अगर आप इनको हीट देंगे तो ये ब्रेक नहीं होते, ये लोकल नहीं होते, ये स्पेशली ग्लास होते हैं, ठीक है। ये बोरोसिलिकेट के बने होते हैं, और बोरोसिलिकेट हम कहाँ, बोरेक्स से हासिल करते हैं। इसी तरह याद रखें हार्ड ग्लास, पायरेक्स और जीना, दीज आर लेबोरेटरी एपैरेटस। अच्छा, लास्ट वन, यूज एज अ फ्लक्स, यूज्ड एज अ फ्लक्स। फ्लक्स कहते हैं ऐसा केमिकल जो कि
इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, और डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, मेटल की मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं हम उसे फ्लक्स कहते हैं। तो हम इसको एज अ फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ, सोल्डरिंग और वेल्डिंग। कहीं पे अगर टांका लगाते हैं वेल्डिंग, या अगर हम दो मेटल्स को वेल्ड करते हैं, तो जब भी दो मेटल्स को हम वेल्ड करते हैं तो क्या करते हैं हम, उससे पहले क्या करते हैं, बोरेक्स होता है। जैसे आपको पता होगा, यहाँ पर आप जानते होंगे कि अगर इस तरीके से होता है, जैसे ये मेटल होती है, ये मेटल की प्लेट्स होती है, मान लो ठीक है, ये दो मेटल की प्लेट्स हैं। अब हम चाहते हैं इन दो मेटल की प्लेट्स को वेल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वेल्ड करेंगे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट देनी पड़ेगी बहुत, क्योंकि ये जब भी दो मेटल को वेल्ड करते हैं तो पहले उनको सॉफ्ट करते हैं, गर्म करते हैं, थोड़ा वो मेल्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ये मेटल आपस में जुड़ जाते हैं, वेल्ड हो जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि मेटलों की मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, हम चाहते हैं कि ये कम टेम्परेचर पर ही क्या हो, ये आपस में जुड़ जाए जल्दी, ठीक है, इनके वेल्ड हो जाए और इनके अंदर सोल्डिंग जो भी मतलब कि टांका वगैरह जल्दी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इनके साथ पर ना हम फ्लक्स लगाते हैं। फ्लक्स मीन सोडियम बोरेक्स का मटेरियल लगाते हैं। बोरेक्स का मटेरियल इनके ऊपर लगाया जाएगा यहाँ पर ऐसे, जैसे ही बोरेक्स का मटेरियल लगाएंगे यहाँ पे इनके दरमियान में बोरेक्स का मटेरियल लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट। अब जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे हीट करेंगे तो अब आपको पता है कि ये जो बोरेक्स का मटेरियल फ्लक्स आपने यहाँ पे लगाया, फिर उसके बाद आप इसको वेल्ड करेंगे, तो ये फ्लक्स क्या काम करेगा, इन मेटल को जल्दी सॉफ्ट कर देगा, इनकी मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, ताकि ये मेटल जल्दी मेल्ट हो जाए और आपस में जुड़ जाए। तो क्या करेगा, ये इम्प्योरिटी को एक तो रिमूव करेगा, यहाँ से मेटलों से साफ करेगा, रिमूव करेगा, और दूसरा क्या करेगा, इस मेटल की मेल्टिंग पॉइंट कम करेगा। जैसे ही आप हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये कम टेम्परेचर पे मेटल क्या होगा, थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मेल्ट होना शुरू हो जाए तो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरीके से ये वेल्ड हो जाएंगे। तो सिंपली कहने का मतलब ये कि हम बोरेक्स को एज अ फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, मीन्स हम मेटल की मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए वेल्डिंग। जब वेल्ड करते हैं मेटल तो हम चाहते हैं कि कम टेम्परेचर पे वेल्ड हो, तो इसलिए हम फ्लक्स ऐड करते हैं। जब वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर फ्लक्स लगाते हैं, मीन्स बोरेक्स का मिक्सचर लगाते हैं। बोरेक्स के साथ और भी केमिकल, तो ये बोरेक्स लगा देते हैं, बोरेक्स का मिक्सचर लगा देते हैं। उससे क्या होता है, इसके मेटल जल्दी वेल्ड हो जाते हैं, कम टेम्परेचर पे वेल्ड हो जाते हैं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज, और साथ साथ में जो इम्प्योरिटी होगी वो भी रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये क्या, ये बोरान के दो कंपाउंड से इंपॉर्टेंट, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ खास एलिमेंट्स है, उनके कंपाउंड या उनकी मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन, हम ये पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।